नमस्कार साथियों। तो आज आपको मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल पर वन प्लस डिफेंस एकेडमी पर और साथ साथ में वीर पथ के एप्लीकेशन पर। ठीक है, तो आज के इस क्लास में आप लोग देखने वाले हैं टीए आर्मी के लिए फिर से पूरा का पूरा मॉडल टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और इससे पहले मैंने काफ़ी सारे टीए आर्मी के लिए पेपर को सॉल्व मैंने करा दिया है। तो जाइए, अभी तक आपने अगर नहीं देखा है ना तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, सभी क्लासों को देख लीजिएगा। और आज इस सीरीज़ में हम लोग देखेंगे इस क्लास में कि 20 क्वेश्चन आपका जीके का रहेगा, 15 क्वेश्चन जीएस का और 15 मैथ का रहेगा। और इसमें से ऐसा आपका क्वेश्चन रहने वाला है, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं, वही क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर रिपीट करा है। तो आज आपका टारगेट जो होना चाहिए 45 प्लस का टारगेट होना चाहिए, अगर अभी आपका सिलेक्शन होना है तो। ठीक है, और साथ साथ में जो भी बच्चे यहाँ पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और साथ साथ में सभी बच्चों से ये है कि आप वीर पथ का एप्लीकेशन डाउनलोड करके और जो वहाँ दिया गया है 30 टेस्ट दिया गया है ना, 30 मॉक टेस्ट दिया गया है, उसको जाकर ज्वाइन करिए। सभी बच्चों से मैं कहता हूँ कि इस टेस्ट को जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, अगर आप अच्छे से चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम हो जाए इस बार तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आज का देख सकते हैं, प्रसिद्ध दांडी मार्च किस वर्ष से स्टार्ट हुआ था। दांडी मार्च जो है ना कौन से वर्ष में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन में देख लीजिए आपका आंसर क्या यहाँ पर हो जाता है, और जो आपका आंसर हो मेरे आंसर से मैच करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जिन बच्चों का आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर बी आया है ना, यानी कि 1930 आया है, उनका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। और ये कब स्टार्ट हुआ था, तो यह स्टार्ट हुआ था 12 मार्च को। कहाँ स्टार्ट हुआ था, तो 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था। और ये समाप्त कब हुआ था, तो ये समाप्त हुआ था 6 अप्रैल को समाप्त हुआ था। ठीक है, ये 1930 की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, उसे 1930 में समाप्त हुआ था, 1930 में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था गुजरात में। गुजरात में कहाँ हुआ था, तो अहमदाबाद में। अहमदाबाद में कहाँ, तो साबरमती आश्रम, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था। ठीक ना, ये अहमदाबाद में है, अहमदाबाद में है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक ना, गुजरात में। ठीक है, और ये समाप्त कहाँ हुआ था, तो दांडी एक गांव है यहाँ पर गुजरात में, वहाँ आपका ये समाप्त हुआ था। तो आप लोग डेट भी याद कर लीजिएगा, कभी कभी आप एग्ज़ाम में डेट दे देगा आपको, तो डेट याद रख लीजिएगा कि ये कब किस डेट को स्टार्ट हुआ था। ठीक है ना, और ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो जानते ही आप लोग महात्मा गांधी जी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था ये। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका आंसर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर कि भारत के लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। आयरन मैन ऑफ इंडिया यानी कि लौह पुरुष, यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए आपका आंसर यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा इन चार ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएगा, जो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है, लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है ना, अब इसके बारे में एक दो पॉइंट मैं और बताऊंगा, वो भी देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, अब यहाँ पर सरदार की उपाधि किसने दिया था, महात्मा गांधी जी को सरदार की उपाधि किसने दिया था। ठीक है, जब ये बारदौली सत्याग्रह हुआ था ना, बारदौली सत्याग्रह हुआ था। ठीक है ना, तो उस समय बारदौली के जो गांव के जो महिलाएं थे ना, ठीक है, उनको सरदार के नाम से कहते थे। उसी के बाद ये महात्मा गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था। ठीक है ना, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि सरदार की उपाधि किसने दिया था, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा ये दिया गया था। ठीक है, और लौह पुरुष भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है ना, और साथ साथ में इनके लिए एक पॉइंट और आप याद कर लीजिए, कर मत दो। क्या है, कर यानी कि टैक्स मत दो, टैक्स मत दो, कर मत दो का नारा किसने दिया था, कर मत दो का नारा किसने दिया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, कर मत दो मतलब ये नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा दिया गया था। और इनके जयंती को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है ना, इनके जयंती को मनाया जाता है एकता दिवस के रूप में। किसके रूप में, एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है ना, एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है इनके जयंती को। और ये कब मनाया जाता है, हर साल, तो ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर सरदार की उपाधि किसने दिया, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया। ठीक है, और कर मत दो का नारा किसने दिया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया। लौह पुरुष
किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। उनके जयंती को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। इसमें बहुत सारे आपके क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक है ना। तो आपको ऐसे ही क्लास करके जाना है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया आपको गंगा दिया गया है, ठीक है ना, अमेजन दिया गया है, ठीक है, और नील दिया गया है, और ब्रह्मपुत्र दिया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है? अफ्रीका दिया गया है, नील दिया गया है। तो ये कहाँ पर है? तो ये अफ्रीका में। कहाँ पर है? तो अफ्रीका कंट्री में ये आपका नील नदी है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है ना आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपके लिए आता है यहाँ पर कि भारत में सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा नदी है आपका गंगा। गंगा जो है भारत में सबसे बड़ा नदी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया गया है। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में था कि विश्व का सबसे बड़ा लंबा नदी कौन सा है? तो ये आपका नील नदी है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में दिया गया आपका कि अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो अफगानिस्तान की राजधानी यहाँ पर देख लीजिएगा ऑप्शन में आपका आंसर क्या है। और यहाँ पर आंसर तो लगाइएगा ही, इसके अलावा जो आपके 3 ऑप्शन बचेंगे ना उनका भी आपको पता करना है कि ये किसका राजधानी दिया गया है, या फिर ये राजधानी है भी या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका आंसर अगर ऑप्शन नंबर, अगर अफगानिस्तान का राजधानी अगर काबुल आया है तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर एक जान लीजिए यहाँ पर कि इस्लामाबाद जो है ना किसका राजधानी है? इस्लामाबाद ये आपका राजधानी है किसका? तो पाकिस्तान का राजधानी है। और तेहरान किसका है? तो तेहरान है आपका ईरान का। ईरान का राजधानी क्या है? तेहरान है। और आपका ढाका किसका है? तो ढाका आपका है बांग्लादेश का। किसका है? तो बांग्लादेश का राजधानी क्या है? तो यहाँ पर ढाका है, ठीक है। तो मैंने बता ही दिया अफगानिस्तान का राजधानी क्या है? तो काबुल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए डी है। तो सभी आपके लिए पॉइंट याद होना ज़रूरी है, ठीक है। और क्लास अच्छा लग रहा है ना, तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है ना, तो लाइक एक बार कर दीजिए ताकि हम लोगों का मोटिवेशन जाता है। आप लोगों को तो कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का चीज़ होता है, ठीक है ना, ये चीज़, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में आपका है कि दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था, ठीक है। दूसरा देखिए यहाँ पर विश्व युद्ध अभी तक में 2 हुए हैं, ठीक है ना, 2 विश्व युद्ध हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था यहाँ पर, ठीक है ना। तो दूसरा जो विश्व युद्ध आपका हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1939 से 1945, यानी कि 6 वर्ष तक चला। कितना वर्ष तक चला? तो 6 वर्ष तक चला, ठीक है। और पहला जो विश्व युद्ध आपका हुआ था ये 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। कब हुआ था? तो 1914 से 18 तक हुआ था। आपका वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था। क्या हुआ था? वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था। और आपका दूसरा कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ये बी में 1939 से 1945 तक, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में दिया गया आपका कि आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आइस हॉकी जो है ना कौन से देश का ये नेशनल स्पोर्ट है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कनाडा। आपका यहाँ पर आंसर है कनाडा का राष्ट्रीय खेल यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स कौन सा है? तो ये आपका आइस हॉकी दिया गया। किसका क्या है? तो आइस हॉकी इसका राष्ट्रीय खेल है। अब देखिए यहाँ पर अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? अमेरिका का, तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल जो है ना ये आपका बेसबॉल है। क्या है? बेसबॉल जो है ना ये अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। अगर वही बात मैं करूँ फ्रांस का क्या है? तो फ्रांस का फुटबॉल है। क्या है? फ्रांस का फुटबॉल है, ठीक है ना। तो ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। फ्रांस का क्या है? तो फुटबॉल है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? आइस हॉकी। आइस हॉकी किसका है? तो आपका ये कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। अब आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया आपका कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? यहाँ पर देख लीजिए आपका ऑप्शन में दिया गया है लक्ष्मीबाई, नूरजहाँ, रजिया सुल्तान और सरोजनी नायडू दिया गया है। तो यहाँ पर भारत की जो पहली महिला शासिका थी वो मुस्लिम थी और वो थी आपका रजिया सुल्तान।
कौन थी? रज़िया सुल्तान। तो रज़िया सुल्तान कौन थी पता है आपको ना? ये इल्तुतमिश का बेटी था। कौन था? तो इल्तुतमिश का बेटी था, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहली महिला शासिका कौन बनी? तो रज़िया सुल्तान बनी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी, जिसका भी आंसर आया है उनका आंसर बिल्कुल यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन थे? सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन थे, यानी कि हु रोट द फेमस बुक सत्यार्थ प्रकाश? तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए, यहाँ पर क्या आपके हैं दिया गया है? राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और दयानंद सरस्वती। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 8 का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार, ठीक है। ये आपका दयानंद सरस्वती है। ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया है ये, ठीक है। और देख लीजिए यहाँ पर ये दयानंद सरस्वती जो है ना, एक समाज का स्थापना किया था। कौन सा समाज का स्थापना किया था? तो ये उन्होंने आर्य समाज का, किसका? आर्य समाज का, ठीक है। स्थापना करने वाले कौन थे? तो ये दयानंद सरस्वती ही थे। कौन थे? दयानंद सरस्वती। तो इसके बारे में एक पॉइंट यहाँ पर था, तो ये पॉइंट को आप लोग नोट करके रख लीजिएगा अगर नहीं पता है तो। आर्य समाज का स्थापना किसने किया? तो आर्य समाज का स्थापना किसने किया? तो दयानंद सरस्वती ने ही किया था यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश के पुस्तक भी किन्हीं के द्वारा लिखा गया है ये? तो ये दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आपके लिए थे यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन दिया गया है, 4 दिया गया है। देखिए यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन मैं हर क्लास में लगभग करवाता हूँ और सभी क्लास में मैं करवाता हूँ। इसका आंसर तो पहले देख लीजिए। जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर यहाँ बी आया है ना, यानी कि न्यूयॉर्क आया है, तो उनका आंसर बिल्कुल यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। मैं इसको राउंड में कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए जिनेवा के बारे में, लंदन के बारे में, पेरिस के बारे में। मैंने जिनेवा के बारे में 2-3 मैंने बताया था हेडक्वार्टर। तो मैं उम्मीद करूँगा कि सभी क्लास को देख लीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं अलग अलग क्वेश्चन कराने के लिए मैं कोशिश करूँगा, ठीक है ना। एक ही क्वेश्चन को मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? एक तो था आपका आर्य समाज। क्या था आपका? आर्य समाज था। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। अब ये जो आपने पढ़ा है ना। और यहाँ है ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो बड़े ब्रह्म समाज का स्थापना जो किया गया है ना, ये राजा राम मोहन राय के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना आपको, आर्य समाज और ब्रह्म समाज, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना का मुख्यालय कहाँ पर है ना, कहाँ पर स्थित है? यानी कि वेयर आर दी हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन आर्मी, नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स लोकेटेड? यानी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो यहाँ पर इन तीनों सेनाओं का जो हेडक्वार्टर है ना, ये आपका दिल्ली में दिया गया है, यानी कि नई दिल्ली में दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? देखिए भारत के बारे में जितने भी राष्ट्रीय चीज़ है, राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय गान क्या है, राष्ट्रीय गीत क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, यह सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है ना, ये आपका सत्यमेव जयते है। क्या है? सत्यमेव जयते जो है ना, ये आपका राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। और ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ये कहाँ से लिया गया है। ये आप एग्जाम में आ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। मुंडकोपनिषद, ठीक है ना, ये यहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है ये, ठीक है ना। सत्यमेव जयते यानी सत्य का ही विजय होता है, ठीक है ना। ये आदर्श वाक्य में आ जाता है। अब यहाँ पर राष्ट्रीय गान के बारे में बात करूँ, ठीक है। राष्ट्रीय गान कौन सा है, यानी कि नेशनल एंथम कौन सा है, ठीक है ना। नेशनल एंथम कौन सा है? तो नेशनल एंथम जो है ना, जन गण मन है ना, जन गण मन, ठीक है ना। जन गण मन क्या है? नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रीय गान है। क्या है? राष्ट्रीय गान है। लेकिन वही बात करूं अगर मैं नेशनल
अगर सॉन्ग की बात करूँ, नेशनल सॉन्ग की बात करूँ, यानी कि राष्ट्रीय गीत के बारे में बात करता हूँ मैं यहाँ पर, क्या बात करता हूँ, राष्ट्रीय गीत के बारे में बात करता हूँ। तो राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो राष्ट्रीय गीत आपका है वंदे मातरम। क्या है? वंदे मातरम। ठीक है ना, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, नेशनल सॉन्ग आपका वंदे मातरम है, नेशनल एंथम आपका जन गण मन है। ठीक है, और यहाँ पर जन गण मन जो है ना, जन गण मन जो है ये कहाँ से लिया गया है? ये आप एग्जाम में आया है। ठीक है ना, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये लिया गया है, जन गण मन जो लिया गया है ना, ये लिया गया है आनंद मठ से। कहाँ लिया गया है? यहाँ पर आनंद मठ से लिया गया है, आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, और जन गण मन, ठीक है, जन गण मन जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? किसके द्वारा लिखा गया है यहाँ पर? तो यहाँ पर इसका आप लोग आंसर करिएगा। ठीक है, और मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, यहाँ पर नेशनल सॉन्ग के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ के वंदे मातरम जो लिखा गया है ना, ये लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर सभी पॉइंट को देख लीजिएगा। यहाँ पर जो भी मैं पॉइंट करवा रहा हूँ ना, सभी पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए पॉइंट है यहाँ पर। इस क्वेश्चन में मैं देखता हूँ ना, सारे क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़्यादा सारे क्वेश्चन बना रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला यहाँ पर कि अगर राष्ट्रीय वाक्य के बारे में बात करूँ तो राष्ट्रीय वाक्य जो आपका है सत्यमेव जयते है, और कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और राष्ट्रीय गान के बारे में बात करूँ, एंथम के बारे में बात करूँ तो जन गण मन है। और नेशनल सॉन्ग यानी कि गीत के बारे में बात करूँ तो यहाँ वंदे मातरम है, ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में है कि जय हिंद का नारा किसने दिया? ठीक है ना, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा किसने दिया था, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। और इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया है, ये भी देख लीजिएगा। ठीक है, अब इनकलाब जिंदाबाद के बारे में मैं बता देता हूँ। एक पॉइंट ये है, ठीक है ना, एक तो इसमें है भगत सिंह का नाम कभी कभी आता है आपके लिए। क्या आता है? भगत सिंह। चलिए मैं इसको थोड़ा सा इंग्लिश में लिख देता हूँ यहाँ पर। भगत सिंह क्या है? एक तो आता है भगत सिंह, ठीक है, और दूसरा क्या आता है? हजरत मोहानी। क्या आता है? हजरत मोहानी। क्या आता है? हजरत मोहानी। अब देखिए यहाँ पर इनमें कन्फ्यूज नहीं करना है, कभी कभी आपको दोनों चीज़ मिल जाए एग्जाम में। ये आपका हजरत मोहानी है और भगत सिंह है। तो भगत सिंह के द्वारा ये फेमस किया गया, यानी कि बोला गया नारा। और लिखा किसके द्वारा गया था? लिखा गया था हजरत मोहानी के द्वारा लिखा गया था। तो यहाँ पर दोनों में कन्फ्यूज मत करिएगा यहाँ पर, और दोनों ही यहाँ पर ठीक है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत की पहली महिला जो विश्व सुंदरी चुनी गई थी वो कौन थी? तो भारत की पहली महिला जो विश्व सुंदरी चुनी गई थी वो कौन थी? तो यहाँ पर देख लीजिए आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन में दिया गया है रीता फारिया। रीता फारिया आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन में आपका है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा था? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा था? यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिएगा। यहाँ पर सभी के द्वारा बुक लिखा गया है, 1 2 3 4 5 बुक इतना लिखा गया है। तो मैं सभी के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है उसके बारे में पहले आंसर बता दीजिए। ठीक है ना, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है ना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। अब देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है ना ये सभी को पता होता है, लेकिन इनके द्वारा 1 2 पुस्तक और भी लिखा गया है ना, उसको भी आप देख लीजिए। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ना पंडित जवाहरलाल नेहरू तो याद रखे हैं। इसके अलावा जो है आपका बिफोर फ्रीडम। क्या है? बिफोर फ्रीडम। ठीक है ना, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, इसके अलावा एक और याद कर लीजिए यहाँ पर ग्लिम्पसेज। क्या है? ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री किसके द्वारा लिखा गया है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है ये। इसके अलावा में एक और याद कर लीजिए यहाँ पर एन ऑटोबायोग्राफी टुवार्ड फ्रीडम। क्या याद रखें? टुवार्ड फ्रीडम याद रख लीजिएगा। ठीक है ना, फ्रीडम यानी कि एन ऑटोबायोग्राफी यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पर एन ऑटोबायोग्राफी टुवार्ड फ्रीडम, ये 3 पुस्तक याद कर लीजिएगा। आप एग्जाम में इन्हीं तीनों से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, एक तो है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, बिफोर फ्रीडम और टुवार्ड फ्रीडम। ठीक है ना, तो यहाँ पर
तीनों जी लिखा गया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है, और आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक तो है ही। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि भारत में पहला रॉकेट किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो पहला रॉकेट जो लॉन्च किया गया था भारत में, ये 1963 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? तो 1963 में ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि अंतिम मुगल शासक कौन था। अंतिम मुगल शासक कौन था? यहाँ पर अंतिम मुगल शासक के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। कब कभी इसको बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। यह बहादुर शाह द्वितीय को ही बहादुर शाह जफर कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर यहाँ पर है। अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए यहाँ पर कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है यहाँ पर है? तो देखिए यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो ऑप्शन में देख लीजिएगा, पद्म विभूषण, भारत रत्न, परमवीर चक्र और अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है। आपका क्या दिया गया है? तो भारत रत्न जो है ना आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर एक के बारे में एक पॉइंट और जान लीजिए कि भारत रत्न सबसे पहले किसको दिया गया था। तो भारत रत्न सबसे पहले जो दिया गया था ना, किसको दिया गया था यहाँ पर? ठीक है ना, तो ये दिया गया था पहले 3 लोगों को दिया गया था। तो किसको दिया गया था? तो सीवी रमन को। सीवी रमन एक पहले व्यक्ति थे। ठीक है ना, दूसरा दिया गया था आपका दूसरा दिया गया था सी राजगोपालचारी को। सी राजगोपालचारी, ये भी याद रख लीजिएगा। और तीसरा याद रख लीजिएगा आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखिए यहाँ पर आप एग्जाम में ऐसा तो आपका आ जाएगा, बोलेगा सबसे पहले पुरस्कार किसको मिला था? भारत रत्न यानी कि भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला था? तो आपके ऑप्शन में आपका तीनों में से कोई एक ही नाम दिया रहेगा। ठीक है ना, या फिर तीनों नाम दिया रहेगा, या तो एक दिया रहेगा या तीनों दिया रहेगा। तो इस पॉइंट को देख लीजिएगा, तीनों में से कोई भी आपका आंसर करके आना है। किसको मिला था? तो यहाँ पर सीवी रमन को, सी राजगोपालचारी को और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, तीनों को मिला था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है हर साल। कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस हर साल मनाया जाता है 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी आंसर हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा, देखिए अभी मैंने चर्चा किया था इसके बारे में। तो इनकलाब का नारा किसके द्वारा दिया गया था? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए, यहाँ पर क्या दिया गया है? हजरत मोहानी, महात्मा गांधी और भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। लेकिन यही बात अगर मैं बोलूँगा कि इनकलाब का नारा किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये लिखा गया था हजरत मोहानी के द्वारा। तो आपको जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा ना वैसा आंसर कीजिएगा। लेकिन आप एग्जाम में मे भी चांसेस है कि आपका दोनों का दोनों नहीं दिया रहेगा, दोनों में से कोई एक ही दिया रहेगा, दोनों में से कोई एक ही दिया रहेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सी करना है आपको। ठीक है, चलिए आगे दिया गया है यहाँ पर कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय वायुसेना दिवस भारत में कब मनाया जाता है? ये आप एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी आने के चांसेस यहाँ पर हैं। तो भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल। ठीक है, और यही बात मैं बोलूँ, यहाँ पर तो एयरफोर्स है, यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स है। ठीक है, लेकिन वही बात अगर बोलूँ मैं थल सेना के बारे में बात करूँ, यानी इंडियन आर्मी के बारे में बात करूँ, तो इंडियन आर्मी का दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 15 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? हर साल मनाया जाता है। ठीक है, और वही बात मैं बोलूँ कि नौसेना जो है ना, नौसेना यानी जल सेना जो है ना, यह हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या है? नौसेना के बारे में बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे इंडियन नेवी के बारे में बात करूँ तो हर साल ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो सभी पॉइंट याद कर लीजिएगा। 15 जनवरी भारतीय थल सेना और वायुसेना मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, और 4 दिसंबर को इंडियन नेवी का मनाया जाता है।
ठीक है। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि बिजली के बल्ब में क्या भरा जाता है। तो बिजली के बल्ब में क्या भरा जाता है, तो बिजली के बल्ब में भरा जाता है आपका ऑर्गन। ये बहुत ही कौन सा कॉमन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सब एग्जाम में आते ही रहते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता है उनका आंसर आप लोग जरूर लगाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन में है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु विद्यमान होता है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु विद्यमान होता है, मैग्नीज, लोहा, मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में मैग्नीशियम इसमें होता है। क्या होता है, मैग्नीशियम होता है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, यानी कि साधारण नमक का, जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं, टेबल साल्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेबल साल्ट। तो टेबल साल्ट का रासायनिक नाम जो है ना, ये आपका ऑप्शन में दिया गया है। कौन सा ऑप्शन है, सोडियम क्लोराइड। आपका ऑप्शन नंबर सी में आंसर हो जाता है, सोडियम क्लोराइड आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, NaCl कहा जाता है। क्या कहा जाता है, NaCl कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि किसी विटामिन की कमी के कारण बांझपन की समस्या उत्पन्न होता है। कौन से विटामिन की कमी से बांझपन की समस्या उत्पन्न होता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैंने कई बार करा दिया आपको, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन मैं विटामिन के बारे में इसलिए करवा रहा हूँ ना कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो विटामिन ई क्या है, विटामिन ई की कमी से, विटामिन ई की कमी से होने वाले कौन सा है, ठीक है, ये आपका बांझपन होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर आंसर हो जाता है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर देख लीजिए विटामिन ए के बारे में, ठीक है, विटामिन सी के बारे में, विटामिन के बारे में। तो क्या होता है, विटामिन ए से क्या होता है, आपका नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रतौंधी से कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो उसे कहा जाता है, केमिकल नाम क्या है इसका है, तो रेटिनॉल नाम है, ठीक है। ये सब मैंने करवा दिया आपको, ठीक है ना। तो इसके बारे में जरूर देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन सी, विटामिन सी को क्या कहा जाता है, विटामिन सी को क्या जाता है, रिबोफ्लाविन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिबोफ्लाविन कहा जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा विटामिन B1 के बारे में बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, तो जानते हैं आप लोग, तो थियामिन कहा जाता है। ये सब चीज़ मैंने करवा दिया है आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर देख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए इसका अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किसी धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था, यानी कौन से धातु का प्रयोग आदमी यानी कि मानव के द्वारा सबसे पहले किया जाने वाला सबसे पहला धातु कौन सा था। तो सबसे पहला धातु था आपका कॉपर था, यानी कि तांबा था। ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है, ये माफ कीजिएगा, ऑप्शन बी में दिया गया है, तांबा। आगे है आपका कि गोबर गैस में मुख्यतः रूप से पाए जाता है क्या। गोबर गैस में क्या पाया जाता है, गोबर गैस में क्या पाया जाता है, तो गोबर गैस में पाया जाने वाला होता है ये मीथेन पाया जाता है, यानी कि मीथेन को क्या कहा जाता है, तो CH4 कहा जाता है। क्या कहता है, CH4 कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये आपका बी में दिया गया है। आगे है कि कुछ बच्चों में पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है, तो यह किस विटामिन की कमी से कारण होता है, ठीक है, कौन से विटामिन की कमी से होता है ये। तो यहाँ पर ये विटामिन होता है विटामिन सी की कमी से। किस कमी से, विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, तो रिकेट्स होता है। क्या होता है, रिकेट्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पर विटामिन ए के बारे में फिर से आ गया, विटामिन डी के बारे में फिर से आ गया, विटामिन आपका बी के बारे में फिर से आ गया, ठीक है ना। तो ये भी आप देख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर तो मैंने बता दिया आपको, रिकेट्स होता है यहाँ पर, ठीक है ना। ऑप्शन विटामिन सी, विटामिन माफ कीजिएगा यहाँ पर मुझे आंसर डाउट लग रहा है यहाँ पर आपका, यहाँ पर विटामिन डी है, यहाँ पर क्या है, विटामिन डी आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विटामिन डी आपका आंसर हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से क्या होता है ना, आपका रिकेट्स होता है। क्या होता है, रिकेट्स हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आपका है कि विटामिन B12, माफ कीजिएगा विटामिन B2 है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है ना, ये आपका है राइबोफ्लेविन। क्या है, राइबोफ्लेविन क्या है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम है, ठीक है ना। अब थियामिन जो है ना, कौन से विटामिन का नाम है, ठीक है ना, केमिकल नाम। तो विटामिन रिबोथियामिन, थियामिन दिया गया है आपका विटामिन B1 के बारे में, ठीक है ना। B1 का क्या कहते हैं, तो विटामिन B1 कहते हैं, को थियामिन कहते हैं। और कैल्सीफेरोल कौन सा कहते हैं, कैल्सीफेरोल विटामिन डी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, विटामिन डी को, कैल्सीफेरोल। ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर डी लिख देता हूँ, यहाँ पर समझ जाइएगा कि विटामिन डी के बारे में समझ जाइएगा, ठीक है ना। और टिकोफेरोल किसको कहा जाता है, तो विटामिन ई को कहा जाता है, ठीक है। और आपने विटामिन B12 तो समझ लिया आपने, B2, ठीक है। यानी कि टिकोफेरोल जिसमें क्या कमी से क्या होता है,
तो यहाँ पर जिसमें बांझपन की समस्या होता है ना, विटामिन ई के कमी से कारण से होता है, ठीक है ना। और कैल्सीफेरोल विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, ठीक है ना। विटामिन बी1 की कमी से क्या होता है, तो यहाँ पर बेरी होता है ना। चलिए आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में दिया गया आपका कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है, तो विद्युत प्रतिरोध का जो इकाई होता है ना, ये होता है ओम होता है। क्या होता है, ओम। ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर है। अगले क्वेश्चन में है कि ग्रेफाइट किसका अपरूप है। तो ग्रेफाइट जो है ना, ये कार्बन का अपरूप है। किसका अपरूप है, कार्बन का अपरूप है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर आंसर है। अगले क्वेश्चन में है कि मनुष्य के शरीर में कौन सा रक्त समूह सर्वदाता डोनर है। मतलब कि किसी को भी ब्लड दे सकता है वो, किसी को भी ब्लड दान कर सकता है वो, ठीक है ना। तो ये कौन सा है, ये आपका ओ ग्रुप वाले, कोई भी ग्रुप वाले ब्लड को दे सकते हैं, ठीक है ना। ये अपना ब्लड दे सकते हैं किसी को भी। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर आंसर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन में आपका दिया गया है, शरीर का रक्तचाप नापने का यंत्र कौन सा होता है। यानी रक्तचाप बोलें तो ब्लड प्रेशर मापने का जो यंत्र होता है ना डॉक्टर के पास, ठीक है ना, वो कौन सा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपके ऑप्शन में दिया गया है सिग्मो मैनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ये। तो सिग्मो मैनोमीटर जो होता है ना, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर डॉक्टर उसको नापता है ब्लड प्रेशर कितना है उससे। आगे है आपका नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया कहाँ होती है। ये कहाँ क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन है यहाँ पर, याद रख लीजिएगा। एक होता है फ्यूजन, एक होता है फ्यूजन। तो यहाँ पर संलयन है। एक होता है नाभिकीय विखंडन होता है, उसे फ्यूजन कहते हैं। यहाँ पर संलयन है। तो नाभिकीय संलयन जो होता है ना, कहाँ होता है, तो ये होता है हाइड्रोजन बम में। कहाँ होता है, हाइड्रोजन बम में होता है। कहाँ होता है, हाइड्रोजन बम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आंसर हो जाता है। आंसर कन्फ्यूज मत करिएगा आप लोग, ठीक है ना। एक फ्यूजन और फ्यूजन में, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संश्लेषण या संलयन में, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है। पानी की बूंद जो गोल होता है ना, वो उसे किस कारण से होता है, ये होता है उसके सरफेस टेंशन से, यानी कि पृष्ठीय तनाव के कारण से। ऑप्शन नंबर आपका बी में आंसर दिया गया है ये। आगे आपका है कि H2SO4 क्या है। H2SO4 जो है वो क्या है, ठीक है। तो ये आपका दिया गया है अम्ल है। आप क्या है, ये एक अम्ल है। तो कौन सा अम्ल है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है ये, सल्फ्यूरिक एसिड है ये, ठीक है ना। याद कर लीजिएगा H2SO4। ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर दिया गया है। अब यहाँ पर 15 क्वेश्चन आपके लिए मैथ के मिलेंगे। तो मैथ के क्वेश्चन में आपको ऐसा कहता हूँ, आपको जहाँ लगे वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, ठीक है। और अपने आंसर को मेरा आंसर से मैच करके आंसर बनाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देख लीजिए क्या है यहाँ पर कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। यानी कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को। यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते क्या है, इन्फिनाइट यानी कि अनंत तक, ये क्या होता है, हमारा नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर का अगर हम लोग क्या, यानी कि क्या बोल रहा है कि फर्स्ट बोल रहा है ना, फर्स्ट 10 का, तो उस कंडीशन में इसका फार्मूला क्या होता है, उस कंडीशन में इसका फार्मूला होता है फर्स्ट n नेचुरल नंबर फर्स्ट n नेचुरल नंबर सम कितना होता है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2 होता है, ठीक है ना। n इंटू n प्लस 1 प्लस में 2 होता है, इसका फार्मूला होता है। अब यहाँ पर n क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट n बोल रहे हैं ना यहाँ पर, तो फर्स्ट कितना है यहाँ पर आपका 10 है ना, तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर आपका 10 हो जाएगा। अब 10 इंटू में 10 प्लस 1 अपॉन में 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 इंटू में 11 बटा में 2 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका काट के 5 हो जाएगा, ये 11 पंचे 55 क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। यानी कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, तो आपका होता है n इंटू n प्लस 1, यानी कि द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर आपका n इंटू n प्लस 1 होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में है कि 30, 40, 50 और 42 का औसत क्या है। यानी कि फाइंड द एवरेज ऑफ 30, 40, 50 एंड 42। जब इसका एवरेज निकालना हो आपको ना, तो एवरेज का क्या होता है ना कि सभी का पहले आप सम कर लीजिए। क्या होता है, बड़ा डायरेक्टली में एवरेज, AVERAG एवरेज, ठीक है। यानी कि 30,
40 प्लस 50 प्लस में 42 बटा में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 हमने क्यों करा यहाँ पर कि ऊपर में कितना नंबर है, 1 2 3 4 नंबर है ना। अब सभी को मैं जोड़ता हूँ तो 30 40 70 50 120 30 40 120 162 कितना हो जाएगा, 162 बटा में 4 हो जाएगा। 4 चौका 16 0 5 यानी कि 40.5 क्या हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर आपका ये बी में दिया गया है। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था आपका, एवरेज कैसे निकालते हैं। सभी नंबर को जोड़ लेते हैं और जितना नंबर दिया रहता है ना उसे हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन में आपका दिया गया है आपका कि एक कार 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चाल से 2 घंटे तक चलती है, तो कार द्वारा तय की गई दूरी की बताइए। ठीक है ना। तो यहाँ पर ए कार ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर्स, फाइंड दी डिस्टेंस कवर्ड। यहाँ पर आपको पूछ रहा है डिस्टेंस, क्या है, डिस्टेंस पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बटा में स्पीड इंटू में टाइम क्या होता है। तो यहाँ पर स्पीड आपको दिया है कितना, स्पीड आपको दिया गया है आपका ये स्पीड आपका दिया गया है ये, और टाइम आपको दिया गया है। ठीक है, तो यानी कि स्पीड दिया गया है आपको 18 किलोमीटर पर आवर और आपको 2 किलोमीटर पर आवर क्या दिया गया है आपका, टाइम दिया गया है यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा, 18 दूना में 36 किलोमीटर आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका किस में दिया गया है, ए में दिया गया है। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। यदि 12 केले का मूल्य 60 रुपया है तो 5 केले का मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर 60 केले का मूल्य दिया गया है आपका, माफ कीजिएगा 12 केले का मूल्य दिया गया है, यानी कि इफ़ 12 बनाना कॉस्ट 60 रुपीज़, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 बनाना। यहाँ पहले मैं क्या करूँगा, 12 बनाना कॉस्ट कितना हो जाएगा, हो जाएगा 60 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पर 1 बनाना कॉस्ट क्या हो जाएगा, 1 बनाना कॉस्ट कितना हो जाएगा 60 अपॉन में 12 यानी कितना हो जाएगा 5, यानी कि 5 रुपये पर हो जाएगा। तो यहाँ बोल रहा है कि 5 केले का मूल्य कितना है, यानी 5 बनाना कॉस्ट कितना हो जाएगा, 5 बनाना कॉस्ट हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 5 इंटू में 5 यानी कि 25 आपका हो जाएगा। यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि 100 रुपया की राशि 8% साधारण ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 500 रुपया हो जाएगी। यानी यहाँ पर क्वेश्चन ये है, आपको प्रिंसिपल कितना दिया गया है, आपको दिया गया है 100 रुपये दिया गया है, और आपका अमाउंट कितना दिया गया है, तो अमाउंट दिया गया है 500। तो यहाँ अमाउंट क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला जो होता है ना, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट होता है। क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। आपको अमाउंट तो दिया ही गया यहाँ पर और आपको प्रिंसिपल दिया गया है, तो इससे क्या निकाल लेंगे आप लोग, इंटरेस्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे। तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, अमाउंट माइनस में से प्रिंसिपल। अमाउंट कितना दिया गया आपका, अमाउंट दिया गया है 500, तो 500 माइनस में अमाउंट दिया गया आपका, प्रिंसिपल कितना दिया गया 100, यानी आपको कितना निकल के आ गया 400। तो 400 रुपये क्या हो गया आपका, 400 आपका हो गया आपका इंटरेस्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर अब इंटरेस्ट यानी अब पूछ रहा है आपको, टाइम पूछ रहा है ना, तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर आपका होता है प्रिंसिपल SI यानी कि इंटरेस्ट। क्या होता है, इंटरेस्ट। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पर, इंटरेस्ट इंटू में 100 अपॉन में प्रिंसिपल इंटू में रेट होता है। ये मैंने किससे निकाला है पता है आपको ना, ये फॉर्मूला आपका होता है ना इंटरेस्ट बराबर में होता है ना आपका कि प्रिंसिपल इंटू में टाइम इंटू में आपका P रेट बटा में 100, ये फार्मूला होता है ना। ये इस फार्मूले से मैंने क्या निकाल लिया, ये आपका टाइम का फार्मूला निकाल लिया मैंने। अब कितना देखिए, इंटरेस्ट कितना दिया गया है 400 गुना में 100 बटा में प्रिंसिपल आपका 100 दिया गया है, और रेट दिया गया कितना, तो रेट दिया गया है आपका 8% दिया गया ना, तो 8 से गुना कर दीजिए। अब काटिए इसको, 100 कट जाएगा, 8 काटूंगा तो 5 40 यानी कि 50, यानी काट कितना आ जाएगा 50, यानी 50 बस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में है आपको कि 10 भागा में 2 गुना में 5 माइनस में 3 प्लस में गुना में 7 दिया गया है। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर 10 भागा में 2 गुना में 5 माइनस में 3 गुना में 7।
तो पहले इसमें क्या करते हैं हम लोग, बोर्ड मास के रूल देते हैं हम लोग, क्या करते हैं, बोर्ड मास। बोर्ड मास में हम लोग पहले क्या करते हैं, सबसे पहले काम करते हैं हम लोग डिवाइड का काम करते हैं। तो पहले इन दोनों में डिवाइड करना होगा। जब इन दोनों में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों में डिवाइड करके भाग लगाएंगे, 10 भागा में 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। अब 5 गुना में 5 माइनस में 3 गुना में 7। अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पर भाग के बाद क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड के बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का काम करते हैं। यानी कि आपको इसको और इसको पहले गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 पंचे 25 ही हो जाएगा, और माइनस में 7 या में 21 हो जाएगा, यानी घटा कितना हो जाएगा, घटा हो जाएगा 4। तो यही आपका 4 हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं था, आपको बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना पड़ता है इसको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में दिया गया है, यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं और ए अकेला उसे 10 दिन में करता है, तो बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था आपको, पता है आपको ना। इसके लिए मैंने बताया था आपको, जब दोनों का काम मिलकर दिया हो, जब ए एंड बी टुगेदर काम करता है ना, तो क्या करना है आपको, सीधे बी का निकालने के लिए तो पहले 6 गुना में 10 बटा में 10 माइनस में 6 कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करना है, ऐसा मैंने क्यों कहा, मैंने क्या बताया, दोनों मिलकर काम दिया गया ना 6, दोनों मिलके। ए अकेला 10 है तो बी अकेला कितना हो जाएगा, यानी कि 6 गुना में 10 बटा में हो जाएगा 4। अब देखिए 2 काट दीजिए यहाँ पर, 2 दुना में 4, 2 तिया 6, ठीक है, और 2 से काटना 5 10, 5 तिया 15, यानी बी अकेला उसे कितना दिन में करेगा, तो यहाँ पर करेगा 15 दिन में करेगा। बाद बाकी इसका और भी तरीका है, जिस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। बाद बाकी मुझे तो आपका ये तरीका मुझे अच्छा लगता है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया देख लीजिए यहाँ पर, कि एक व्यक्ति 720 रुपया में एक वस्तु बेचता है, जिससे उसे 10% की हानि होती है। 10% लाभ पाने के लिए वह इसे कितना में बेचेगा। पहले इसका कितना दिया गया है, सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है आपको, सेलिंग प्राइस, यानी ये पर्सन सेल्स एट एन आर्टिकल फॉर इतना, यानी कि इसका सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है, 720 दिया गया है। अब यहाँ पर इनकरिंग यानी लॉस कितना होता है, 10% का ना, तो लॉस आपको कितना दिया गया है, 10% दिया गया आपको, 10%। तो इससे आप लोग क्या निकाल लेंगे, इसे निकाल लेंगे कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का फार्मूला क्या होता है पता है आपको, सेलिंग प्राइस इंटू में 100 अपॉन में 100 माइनस में लॉस परसेंटेज। ये कब, जब आपका लॉस होगा तब। तो यहाँ तो सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है, 720 दिया गया है, और आपका 100 करना है यहाँ पर आपको, और यहाँ पर 100 माइनस में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कह सकता हूँ कि 720 गुना में 100 बटा में हो जाएगा 90। अब देखिए यहाँ पर काटे, यहाँ पर 0 0 काट जाएगा, 9 8 72, यानी कि 800। 800 क्या निकल के आ गया आपका, यह निकल के आ गया क्या, कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, ये कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस निकल गया ना, बोल रहा है अब लाभ कितना, 10% लाभ लेने के लिए उसे कितना पर बेचेंगे। तो अब आपको निकलना है कॉस्ट प्राइस निकल गया आपको, यानी क्रय मूल्य कितना निकल गया आपको, तो 800 निकल गया। और आपका प्रॉफिट कितना दिया गया है, प्रॉफिट परसेंट कितना बोल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये बोल रहा है 10%, ठीक है। तो इसे क्या निकाल लीजिए आप, इसे निकाल लीजिए आप इसका सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इंटू में 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज बटा में 100, ये फार्मूला होता है ना। तो कॉस्ट प्राइस दिया गया 800, और इंटू में क्या कर दीजिए, यहाँ पर 100 प्लस में 10 कर दीजिए, क्योंकि 10% लाभ चाहता है, बटा में 100 कर दीजिए यहाँ पर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पर ये हो जाएगा 800 गुना में हो जाएगा 110 बटा में 100, 0 0 कट जाएगा, 1188, यानी कि 810, यानी 810 880 में बेचेगा ना, तो उसे 10% का लाभ होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आसान है, बिल्कुल डिफिकल्ट क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। अगर चाहें तो इसको एक लाइन में बना सकते हैं, ठीक है ना, एक लाइन में, बस आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए तब, ठीक है ना। तो कंसेप्ट आप देख लीजिएगा, कंसेप्ट क्या है, बाद बाकी हम लोग कैसे बनाते हैं इसको देख लीजिए यहाँ पर एक बार में कैसे बनाते हैं हम लोग। क्या बनाएंगे, अब पहले देखिए, पहले कितना था, 720 रुपया में बेचता था यहाँ पर, बटा में 100 कर दीजिए। इससे क्या निकल जाएगा आपका, कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा ना, यहाँ पर 100 माइनस में 10, ये सेलिंग प्राइस था, इससे निकल गया कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस को क्या बेचेंगे हम लोग, कॉस्ट प्राइस को बेचेंगे हम लोग 110 पर लाभ देता है ना, तो 100 प्लस में 10 बटा में 100। अब काट के निकाल दीजिए, यही आपका आंसर निकल के आ जाएगा यहीं से, ठीक है ना। तो बस आपका कंसेप्ट वही है, इसमें कोई भी ट्रिक नहीं है, आपका डायरेक्टली आंसर इससे निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व भी कर इसको करके देख लीजिए। यहाँ पर देखिए
पहले ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 720 गुना में 100 बटा में हो जाएगा 90, ये कितना हो जाएगा 110 बटा में हो जाएगा ये 100, 100 कट जाएगा, 9 8 72 यानी कि 8 हो जाएगा, 11 8 88 यानी कि 880। डायरेक्ट आंसर निकल के आ गया है ना आपका 880। तो ऐसे बनाते हैं हम लोग, बस इसका कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए था। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है देख लीजिए। यहाँ पर क्या है कि 20,000 का 20% पर कितना होगा, यानी 20,000 का 20% यानी कि 20 बटा में 100 कितना होगा, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 2 दूना में 4, 4,000 यानी कि 20,000 का 20% कितना हो जाएगा 4,000। ऑप्शन नंबर किस में दिया गया आपका, ये बी में दिया गया है। अब यहाँ पर इसको पूछ रहा है कि रूट अंडर में 121,000 इसका स्क्वायर रूट कितना होगा। तो इसका स्क्वायर रूट कैसे हो जाएगा, यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा 1110 110 और 110 गुना करेंगे ना तो इतना आपका हो जाता है ना। जब बाहर रूट इसको रूट हटाएंगे तो कितना कितना हो जाएगा 110। आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 18, 45 और 72 का महत्तम समावर्त यानी एचसीएफ पूछ रहा है यहाँ पर, यानी कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 18, 54, 45 और 72। देखिए इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन से भी जा सकते हैं क्योंकि ऑप्शन बहुत डिफिकल्ट नहीं है। और या फिर आप 18 को 45 से पहले भाग लगा लीजिए यहाँ पर, ठीक है। 18 का ना 18, 18 2 36, 18 कितना जाएगा ये 9। अब क्या हो जाएगा 18 यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, 9 2 18। यहाँ पर एचसीएफ कितना आ गया 9 आ गया ना। अब 9 से किसमें भाग लगा दीजिए, यहाँ पर 72 में भाग लगा दीजिए, 9 8 72। फाइनली किससे कटा है, फाइनली कटा है आपका 9 से कटा है ना, तो 9 आपका हो जाएगा एचसीएफ। वैसे भी आप ऑप्शन से बनाते हैं ना, तो ऑप्शन से चेक करते हैं कि सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सा है 9 है ना। अगर वो 9, 18, 45 और 72 काट रहा है ना तो आपका आंसर डायरेक्टली 9 हो जाता है। देखिए यहाँ पर 9 से 9 2 18, 9 5 42, 9 8 72, 9 से कट रहा है ना, तो आपको ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं था यहाँ पर, ठीक है ना। बस समझाने के लिए मैंने बता दिया कि इसको ऐसे बनाते हैं हम लोग। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया देख लीजिए। मोहन ने एक रेडियो 198 रुपया में बेचा जिससे उसे 10% का लाभ हुआ। उसे घड़ी कितने रुपया में खरीदी थी। देखिए इससे पहले वाला मैंने क्वेश्चन बताया था ना, वही इसका है। इतना में बेचा है ना, सेलिंग प्राइस कितना इसको दिया गया, सेलिंग प्राइस दिया गया है 198 और उसका प्रॉफिट कितना दिया गया है, प्रॉफिट दिया गया कितना, तो 10% दिया गया यहाँ पर, ठीक है। अब बोल रहा है इसका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का फार्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस इंटू में 100 अपॉन में 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट, यानी अगर लाभ होगा तो प्लस करेंगे, लॉस होगा तो यहाँ माइनस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए सेलिंग प्राइस दिया गया है 198, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। 198 गुना में 100 बटा में कितना हो जाएगा 100 प्लस में 10 हो जाएगा, यानी कि 198 गुना में 100 बटा में 110। अब देखिए यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 11 से 11 11 11 88 यानी कि 180 क्या हो जाएगा उसका क्रय मूल्य हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। आपका ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है ये। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया देख लीजिए यहाँ पर। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल में कितना % का वृद्धि होगा, ठीक है। इसके लिए फार्मूला याद कर लीजिए यहाँ पर, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा में 100 याद कर लीजिए। अगर बढ़ेगा तो प्लस करेंगे, घटेगा तो माइनस करेंगे, बस। यहाँ बढ़ रहा है ना प्लस 50 प्लस में फिर से y भी कितना हो जाएगा 50 ही हो जाएगा, एक्स वाई 50 ही हो जाएगा 50 और प्लस प्लस क्या होता है, तो यहाँ प्लस, इन दोनों गुना करने के बाद जो यहाँ आएगा ना उसको यहाँ लिखेंगे, प्लस प्लस गुना करेंगे तो प्लस ही आता है। और यहाँ 50 गुना में कितना हो जाएगा 50 बटा में 100 हो जाएगा, यहाँ 50 50 100 हो जाएगा, प्लस में 0 0 0 कट जाएगा, यानी कि 50 25 यानी कि 125 हो जाएगा। यानी कि अगर उसके त्रिज्या में 50% का वृद्धि हो जाए तो यहाँ पर उसका क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो जाएगा, तो 125% का वृद्धि हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, बी में दिया गया है। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसको सॉल्व करना है आपको। चलिए इस क्वेश्चन का आप लोग सॉल्व करके ना आंसर कमेंट में करिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या होगा ना, ऑप्शन नंबर कमेंट करिएगा यहाँ पर, ठीक है। और साथ साथ में कौन से सिटी से क्लास को देख रहे हैं ना, अपना सिटी का नाम और सिटी के साथ साथ में स्टेट का नाम भी कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ सिटी ऐसा होता है जो हमें पता नहीं होता है, ठीक है। और आपका ARO कौन सा है ना, तो आप लोग ARO का एक बार कर दीजिएगा, ARO कमेंट कर दीजिएगा आप लोग कौन से ARO से क्लास को देख रहे हैं, ठीक है ना। चलिए
अगले क्वेश्चन में आपको ए और बी का आयु का योग दिया गया है 135, यानी कि ए और बी का सम, एज का सम कितना दिया गया है 135 दिया गया है। ए बी से 15 वर्ष बड़ा है, यानी ए जो है ना बी से ओल्डर है कितना 15 ईयर्स। तो बोल रहा है बी का एज कितना होगा, तो बी का एज कितना होगा, तो यहाँ मान लूँगा मैं क्या है, लेट दी एज ऑफ बी कितना हो जाएगा, एज ऑफ बी कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक्स मान लूँगा मैं। अब क्या बोल रहा है, तो ए का एज कितना होगा, एज का एज कितना हो जाएगा, ए का एज हो जाएगा आपका एक्स प्लस में 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा एक्स प्लस में 15 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बता रहा है ना ए इज़ 15 ईयर ओल्डर देन बी। अब बोला दोनों का सम दिया गया ना आपको, दोनों का योग दिया गया ना आपको 135। अब मैं क्या एक्स प्लस में 15, यानी कि आपको देखिए ये दिया गया है बी का, ये दिया गया है आपका ए का। अब दोनों का सम करके कितना दिया गया है, दोनों का सम दिया गया है 135 दिया गया आपको। अब जोड़ लीजिए एक्स कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस में 15 हो जाएगा, बराबर में 135 हो जाएगा। यानी कि 2x बराबर कितना हो जाएगा 135 माइनस में 15, यानी कि यहाँ मैं कह सकता हूँ कि 2x बराबर हो जाएगा 120 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 120 बटा में 2, काट के हो जाएगा 60। तो x आपने क्या बना था यहाँ पर, x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आपका आ गया 60 आ गया। तो x आपने क्या बना था यहाँ पर, b का एज ना, वही तो पूछा था आपको b का एज। तो b का एज कितना हो जाएगा आपका 60 वर्ष, ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। तो अभी मैंने टोटल 50 क्वेश्चन करवाए हैं। 50 क्वेश्चन कैसा लगा है आप लोग कमेंट करिएगा आप लोग, और अभी तक आपने लाइक नहीं किया लाइक कर लीजिएगा, और सभी में वीरपद का एप्लीकेशन डाउनलोड करके यहाँ पर टेस्ट को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। और कोई भी दिक्कत अगर आपको हो रहा है ना, तो आप मुझे 9102195290 पर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, 219 यहाँ पर, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी से होगा फिर से जय हिंद जय भारत।